अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फोरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में हम जहाँ से लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहाँ से शुरू करेंगे। हमने इंस्टॉलेशन कर ली थी, हमने क्रिएट कर ली थी एक नई डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर पे और उसको रिलेशन वगैरह असाइन कर दिए थे। उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया था विजुअल स्टूडियो पे। अब हम इंटरफेस डिज़ाइन पे काम करेंगे और फिर अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ और बैकएंड की कोडिंग करने के बाद हम इसमें टेस्ट करेंगे और डाटा को पॉपुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमारा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे हमने बनाया था। डेस्कटॉप में टेस्टफेस वीट शॉप के नाम से, तो हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब सबसे पहले डाटा पे एक पुराने प्रोजेक्ट को ओपन कैसे करना है ये हम सीखेंगे। तो हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास SLN फ़ाइल यानी सोल्यूशन फ़ाइल होगी। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके केस में पूछ सकता है किसे किस एप्लीकेशन से ओपन करना है, तो आप इसे विजुअल स्टूडियो के साथ ओपन कर लेंगे। तो आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में जो है आपका इंटरनेट अगर कनेक्टेड है तो ये रन जो है वो कितनी देर में होगा, और आपके लैपटॉप की स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट कितनी देर में ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास 3 फ़ोल्डर आ गए थे। कंट्रोलर का फ़ोल्डर, एक व्यू का फ़ोल्डर और मॉडल का फ़ोल्डर आ गया था, लेकिन मॉडल के फ़ोल्डर में अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसे शुरू करेंगे। हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने व्यूज़ को डिज़ाइन करना है। हम इससे पहले भी कुछ कर सकते हैं। तो पहले सबसे हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। आप लोगों ने ये नोट करना है कि हमारे पास जो भी कोड होता है वो यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर है, यानी कि हमारे पास ये 1, 2 और 3 पेज है। इंडेक्स का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, जो कि व्यूज़ के अंदर होम के फ़ोल्डर के अंदर है। और जितने भी पेज होम के फ़ोल्डर के अंदर हैं उन सब का जो रेफरेंस है वो होम कंट्रोलर में मौजूद होगा। तो होम कंट्रोलर असल में कोड है इन पेजेस के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला है एक्शन रिज़ल्ट, जो कि व्यू को रिटर्न करता है इंडेक्स के नाम से, तो ये उसका पेज है। दूसरे वाला अबाउट के नाम से है, तो ये उसका पेज है अबाउट वाला। और तीसरा जो है वो कॉन्टैक्ट के नाम से है और इसमें ये है। अब हम इससे नेक्स्ट काम करेंगे, यानी हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक नया यहाँ पे पेज कैसे बनाते हैं। तो पेज बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रोलर में हमें उसका एक एक्शन रिज़ल्ट जो है वो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम कोई भी जब हमें बनाना है तो हम पब्लिक और फिर एक्शन रिज़ल्ट, और उसके बाद उस एक्शन रिज़ल्ट का कोई नाम, तो हम लॉगिन के नाम से या फिर पहले रजिस्टर के नाम से बनाते हैं, तो रजिस्टर। और यहाँ पे ये आप इसको इस तरह से बना देंगे। और ये जो पेज है ये हमारे पास डाटा लेके आएगा, लेकिन हम डाटा को बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे ये लगेगा और हम इस पेज में सिर्फ एक व्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न व्यू हो जाएगा, रिटर्न व्यू। ओके, तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे, एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे। तो इसका मतलब कि हमने एक और एक्शन मेथड बना लिया। तो एक और एक्शन मेथड बनाने के बाद हमारा अगला टास्क, जैसे हमारे पास ये जितने एक्शन मेथड पहले बने थे इन सब के लिए पेज भी ऑलरेडी बने हुए थे। तो हमारे पास जो अभी हमने एक्शन मेथड बनाया है इसके लिए कोई पेज नहीं बना हुआ। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से ऐड व्यू कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और ऐड न्यू आइटम, और फिर उस न्यू आइटम के बाद आप बहुत सारी टेम्पलेट में से यहाँ पे आप वेब फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जेनेरिक जो भी MVC का पेज है, जैसे MVC व्यू पेज जो कि रेजर के अंदर बनेगा, और फिर उसका कोई नाम आप यहाँ पे रखेंगे और इसे ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि आपको नाम रखना पड़ेगा, बहुत से काम करने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली उस कंट्रोलर में पेज बनाने का तरीका ये है, आप राइट क्लिक करें और ऐड व्यू, बाय डिफ़ॉल्ट MVC5 व्यू। और वो आपसे पूछेगा कि क्या ये एम्प्टी व्यू बनाना चाहते हैं विदाउट मॉडल, तो हम इसे कहेंगे कि हम विदाउट मॉडल इसे बनाना चाहते हैं। तो बाद में हम इसमें मॉडल लगाएंगे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे ये कह सकते हैं कि हम इसे एम्प्टी बनाना चाह रहे हैं। ओके, ऐड किया तो ये स्कैफोल्डिंग हो रही है। स्कैफोल्डिंग का मतलब कि वो एक पेज बना रहा है आपके लिए, प्रोसेसिंग कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नया पेज बन गया जो कि कंट्रोलर के अंदर हमने रेफ़र किया, और यहाँ पे हमने नया पेज इंडेक्स के नाम से बना दिया। अगर हम सिर्फ इसी पेज को ओपन करना चाहते हैं तो हम चाहे यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके व्यू इन ब्राउज़र, या कंट्रोल शिफ्ट W से हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसे व्यू इन ब्राउज़र किया ताकि ये मुझे यहाँ पे ब्राउज़र में नज़र आ जाए। तो जब ये व्यू इन ब्राउज़र करेंगे तो यहाँ पे असल में
इसको पहले बिल्ड करेगा, ठीक है। जैसे आउटपुट विंडो में आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे इससे पहले बिल्ड करता है और फिर उससे रन करता है, क्योंकि हमने कोड लेवल पे ज़्यादा चेंजिंग नहीं की तो उसे जल्दी से रन कर देगा। अब यहाँ पे ये एक रजिस्टर का पेज आ गया और जिसके नीचे ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब हमें इन पेज स्ट्रक्चर को समझना, जैसे हम होम पे जाएँ तो होम पे भी असल में यही चीज़ है जो कि हमने लिखा हुआ। तो अब हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। फिर अबाउट का पेज है और फिर ये कॉन्टैक्ट का पेज है, लेकिन हमने अभी लॉगिन के पेज का रेफरेंस यहाँ पे नहीं दिया। तो लॉगिन का पेज हम यहाँ पे रजिस्टर का पेज जो भी है हमारा, तो हम उसे खुद से मैन्युअली लिखने के बाद यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी लिंक नहीं दिया हुआ। तो रजिस्टर का पेज है, ये बिल्कुल खाली है और नीचे ये लिखा हुआ है। तो अब हम कस्टमाइज़ करते हैं अपने। अब ये नोट करना है कि देखें, चाहे मैं जिस भी पेज पे जाता हूँ तो ये टॉप वाला बार और ये ASP.NET एप्लीकेशन ये स्टैटिक रहते हैं। तो ये इस पेज के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो जो कि चेंजेबल है और एक हिस्सा वो जो कि चेंजेबल नहीं है। तो जो चेंजेबल नहीं है उसको हमने एक बार बनाया होता है एज अ हेडर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर और फुटर होते हैं, हम एक पेज पे लगा देते हैं तो वो सभी पेजेस पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ये यहाँ पे बनी हुई हैं, ये हेडर फुटर हैं। अगर यहाँ से मैं रजिस्टर को पेज को ओपन करता हूँ तो रजिस्टर पेज को हम देखते हैं, ये वाला रजिस्टर पेज है। आपने इसमें देखा कि इसमें सिर्फ रजिस्टर का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, और अगर हम यहाँ से खोल के देखें तो रजिस्टर पेज में सिर्फ हेडिंग 2 का एक टैग है। तो बाकी जो कोड आ रहा है, जो वहाँ पे हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? तो उसमें हमारे पास जो भी पेज यहाँ पे बनता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेआउट के साथ लिंक्ड होता है। लेआउट एक ऐसा पेज है जो कि एक मास्टर पेज होता है, जो कि सारी चीज़ों को इनक्लोज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा मास्टर पेज है इसका। आपने यहाँ पे नोट करना है कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन को कुछ नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर MyASP.NET एप्लीकेशन, और यहाँ पे ये सारा कुछ। अब क्या होगा, इसमें असल में वो कोड बना हुआ है। तो एक HTML का स्टैंडर्ड जो भी कोड होता है वो यहाँ पे बना हुआ है। जैसे सबसे पहले HTML का टैग होता है, फिर हेड का टैग होता है, ये हेड का टैग है उसका, फिर बॉडी का टैग होता है, बॉडी के अंदर फिर डिवीजन करके हमने जो भी, अगर आपको HTML का थोड़ा बहुत आइडिया है तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने मुताबिक। जैसे हमें सबसे पहले ये जो चीज़ है ये नहीं चाहिए, हमें अपनी एप्लीकेशन का नाम ऐसा रखना है जो कि हमारी एप्लीकेशन, ये लेआउट के पेज में चेंज कर रहा हूँ ताकि एक बार सारी एप्लीकेशन में चेंज हो जाए। तो अब हम इसका नाम रख देते हैं टेस्ट फेस। ओके, तो मैंने इसका नाम टेस्ट फेस रख के इसको सेव किया। जैसे मैंने Ctrl+S प्रेस किया, आप Ctrl+S कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने देखना है रजिस्टर MyASP.NET एप्लीकेशन है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाना चाहिए, टेस्ट फेस। यानी अभी तक हमने टाइटल चेंज किया, अब टाइटल के अलावा बाकी चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन का यहाँ पे नेम आना है, तो यहाँ पे क्या नेम है ये लिखा हुआ है। आप इसको जेनेरिक जो HTML के टैग हैं उनके साथ भी लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। यानी ये वाले टैग हैं, इनमें एडिटिंग का था। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लिख दूँ टेस्ट फेस या स्वीट शॉप या जो भी हम लिखना चाहें, टेस्ट फेस, और ये किस मेथड को लिंक कर रही है, किस कंट्रोलर को लिंक कर रही है, ये इसका लिंक है। और यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इंडेक्स लिखा हुआ, इंडेक्स का पेज, कॉन्टेक्ट। तो मैं एक और बना लेता हूँ जिसका नाम हमारे पास क्या होगा, मैंने Ctrl+C और Ctrl+V किया है। Ctrl+C और Ctrl+V मैंने प्रेस कर दिया तो इसका एक कॉपी बन गया। तो इसमें मैंने लिख दिया रजिस्टर, और ये कौन से पेज को खोलेगा, ये रजिस्टर के पेज को ही खोलेगा, जो कि किस फ़ोल्डर में है, होम के फ़ोल्डर में है। तो मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब हमारे पास दो चीज़ें हो जाएंगी, यानी यहाँ पे एक नया लिंक भी आ जाएगा जो कि रजिस्टर को ओपन किया। यहाँ पे देखें, ये रजिस्टर का पेज, ये कंटेंट का पेज, और ये बाकी सारे पेजेस, और यहाँ पे टेस्ट पेज भी लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप इसकी मास्टर को चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको, और यहाँ पे नीचे एंड वाली चीज़ अभी भी वही है, तो हम एंड वाली चीज़ को भी चेंज करते हैं, जैसे ये वाली। तो अगर आप एंड पे जाएँ तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेट टाइम नॉट ईयर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवेलप्ड बाय यहाँ ऑल राइट्स रिजर्व्ड, जो कि नॉर्मली होता है। और ये लिखने के बाद डिवेलप्ड बाय, और जैसे आपकी एप्लीकेशन जो मैंने आपको सेंड किया उसमें लिखा हुआ, तो डेवलप बाय अपना कोई नेम लिख सकते हैं, स्लैश अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, जो भी, और सेव करेंगे तो यहाँ पे ये जेनेरिक चेंज हो जाएगा। हमारे पास रिफ़्रेश किया, ये आ गया, यानी ये ऑलराइट रिजर्व डेवलप बाय आपका नेम और फिर रोल नंबर, और ये सभी पेजेस पे आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे मास्टर पेज में चेंज किया है, यानी लेआउट के पेज में चेंज किया है, तो ये सभी में ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर के पेज पे कुछ कोड करना है। तो रजिस्टर का पेज हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
यहाँ से रजिस्टर का पेज, यहाँ ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ, हम इसको रजिस्टर रहने देते हैं। इसके नीचे एक लाइन लगा दें। लाइन लगाने के लिए जो टैग है वो है HR हॉरिजॉन्टल रूल। फिर उसके बाद हमें इसको बनाने के साथ सबमिट भी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर्म का टैग, और फिर फॉर्म के टैग के अंदर मुझे इनपुट बनाने पड़ेंगे। इनपुट होते हैं हमारे टैग जो कि इनपुट लेने के लिए होते हैं। इनकी टाइप्स होती हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट यानी अगर हमने टेक्स्ट इनपुट करना है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट इनपुट करना है तो हमारे पास इस तरह का बनेगा। ये देखें, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेकिन अभी तक हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है। अब यहाँ इसके साथ में लिख दूँगा कि जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन पेज के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, उसका नेम चाहिए। तो मैंने ये ऐसे लगा दिया, तो अब देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी नेम, तो यहाँ पे यूज़र नेम अपना एंटर कर सकता है। और अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, इसको एक क्लास भी असाइन करते हैं। जैसे क्लास इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, यानी बूटस्ट्रैप हमारा लेआउट पेज है, इसके साथ बूटस्ट्रैप ऑलरेडी अटैच्ड है। यहाँ पे ये देखें, जितने भी CSS हमें चाहिए थे इसमें, वो सारे के सारे कंटेंट डॉट CSS के अंदर अटैच हैं। तो अगर हम कंटेंट को खोलें और इसके अंदर ये देखिए जितने भी CSS यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे बूटस्ट्रैप CSS, तो ये ऑलरेडी लिंक्ड है, तो इसलिए ये उसको खुद ब खुद अटैच करवा देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब इसका व्यू बहुत अच्छा बन गया होगा। ये देखें, पहले वाले से कहीं अच्छा। तो बूटस्ट्रैप एक कस्टम CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जो कि स्टाइलिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसको लिखने के लिए हमारे पास एक और भी ऑप्शन है कि हम इसके अंदर ही से लिख सकते हैं। उस ऑप्शन को कहते हैं प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में मैंने लिखा कोई भी, जैसे नेम, तो अब वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आने की बजाय प्लेस होल्डर के अंदर, यानी अंदर जैसे पहले एप्लीकेशन में लिखा था, कुछ लिखने लगेंगे वो गायब हो जाएगा और वैसे लिखा हुआ आएगा। ओके, और इसी तरह से हम बाकी चाहिए, अगर हमने नेम लेना है, इसी तरह ईमेल। और एक और चीज़ है कि अगर हम इसमें सबसे पहले एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, और इससे एक बटन बन जाएगा सबमिट का। ठीक है, इसको अगर क्लास असाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे क्लास देता हूँ BTN, बूटस्ट्रैप की क्लास है जिसका नाम है BTN। और BTN की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसे BTN डेंजर का मतलब है कि रेड बटन, यानी डेंजर का मतलब तो रेड ही होता है। इसी तरह BTN सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है कि कामयाबी, यानी ग्रीन कलर। तो जो भी आप कलर असाइन करना है, डेंजर है, वार्निंग है, प्राइमरी है, सक्सेस है, जो भी आप बटन असाइन करेंगे वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बटन लगाने से पहले हम हॉरिजॉन्टल टूल लगा देते हैं ताकि बटन थोड़ा सा नीचे आए। ओके, तो अब हमारे पास ये कोड इस तरह से आ गया। ठीक है, ये सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा जहाँ भी सबमिट होना है डाटा, लेकिन अभी तक हमने कोड नहीं किया हुआ अभी तक, तो इसलिए यहाँ पे अभी कहीं भी डाटा सबमिट नहीं हो रहा। अभी तो सिर्फ हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और इसके साथ एक लास्ट वाली चीज़ जो बनाऊंगा वो होगा इसका नेम, कि इसका नेम क्या है। इसका नेम हम रखते हैं नेम, यानी कि इसमें जो वैल्यू सबमिट होगी वो यूज़र का नेम सबमिट होगा। अब हम इस तरह के बहुत से चाहिए, तो मैंने Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस किया। ये बटन को कॉपी नहीं करना, हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसका नेम है, हम बटन का चाहे कोई नाम भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके मैंने कॉपी किया। अब इसका प्लेस होल्डर है ईमेल, और इसका है हमारे पास फ़ोन, और इसका प्लेस होल्डर इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास। फ़ोन के बाद हमें चाहिए उसका पासवर्ड, और पासवर्ड हमें 2 बार चाहिए। कंट्रोल कॉपी और पेस्ट, तो पासवर्ड की बजाय अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, तो उसे पता होगा दोबारा से। और यहाँ पे मे भी हम उसका एड्रेस लेंगे। इस तरह से आपको जितनी फील्ड्स चाहिए हो आप बना लेंगे, और ये सारी फील्ड यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपके पास आ जाएंगी। ओके, अब ये सारी फील्ड्स आ गई हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल ये अटैच्ड हैं, तो हम इनको थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक इनको स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल CSS को कहते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे पैडिंग, तो पैडिंग का मतलब होता है, यहाँ पे पैडिंग की बजाय मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन का मतलब बाहर से उसको कितना डिफरेंस मिलेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 पिक्सल। तो अब ये एक को 4 पिक्सल मिला, तो इसका मतलब इसको चारों तरफ से 4 पिक्सल मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये बाकियों से थोड़ा सा पिक्सल पे आ गया डिस्टेंस पे। ओके, तो अगर मैं इसे कॉपी करूं और बाकी सबको भी असाइन कर दूं, तो हमारे पास ये 2 को मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों को मिल गया। अब ये दोनों इस तरह से आ गए। लेकिन इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हम बजाय इसे इंडिविजुअली करने के, हम जितने भी हमारे इनपुट के टैग हैं उन्हें ऑटोमेटिकली एक CSS असाइन कर दें, यानी इसे पेज लेवल का CSS कहते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया जिसका नाम मैंने रखा स्टाइल, और ऐसे लिखा, और इसके अंदर मैंने लिखा इनपुट टैग के लिए मैं कोड लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये इनपुट के लिए ये लगाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्जिन और ये लगा के मैंने लिख दिया 4 पिक्सल। अब इस पेज पे जितने भी इनपुट के टैग है, जैसे हमारे ये सारे इनपुट टैग है, तो ये इन सबको हमारा CSS अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, आपने देखा सारे के सारे एक बार में ठीक हो गए। इसी तरह से हम मज़ीद डिज़ाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल को देखिए, जैसे ये हमारा टाइप टेक्स्ट था, अब इसको ईमेल कर देते हैं और इसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जब तक ये एंटर ना हो तब तक कोई काम ना हो, और इसको भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, यानी ये कंपल्सरी है। तो अब इसमें फ़र्क क्या आएगा, रिफ़्रेश किया, जैसे मैं सबमिट किया तो उसने कहा ये फील्ड फिल करनी ज़रूरी है, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। मैंने इसे फिल कर दिया और यहाँ पे कर दिया, तो ये एक वैलिडेशन लग गई। उसने कहा कि इसको फिल करना लाजमी है, मैंने इसे फिल कर दिया, लेकिन क्योंकि ये ईमेल है तो वो बता देगा कि इसमें ये चीज़ें, यानी ये ईमेल की वैलिडेशन भी हमारे पास लग गई। इस तरह फ़ोन है तो फ़ोन में ABC लिखी जा सकती है, तो हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एज अ नंबर। ओके, कि इसमें जो भी चीज़ होगी वो सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसमें अब मैं ABC नहीं लिख सकता, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स आ सकते हैं। इस तरह पासवर्ड है, पासवर्ड जो भी लिखते हैं वो नज़र आ जाता है, तो इसका टाइप इज इक्वल टू क्या करते हैं, पासवर्ड। ओके, और ये क्योंकि रीएंटर भी पासवर्ड ही है तो इसका भी पासवर्ड। ओके ये हमारे पास आ गया। अब जो भी हम पासवर्ड लिखेंगे वो यहाँ पे इस तरह से शो होगा, ना कि यूज़र को डायरेक्टली शो हो जाएगा। ये हमारा कंट्रोल था। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है, अब इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे, और इसे मैं वीडियो, और यहाँ पे एक चीज़ हम जो मेंशन करते हैं वो ये करते हैं कि ये जब इसको सबमिट कर दिया जाएगा तो ये किस एक्शन को ट्रिगर करेगा, यानी हमारे कोडिंग के किस एक्शन में जाएगा जहाँ से हम डेटाबेस में डाटा को सेव करेंगे और प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक एक्शन होता है और दूसरा होता है मेथड। मेथड में बताते हैं कि मेथड गेट है या पोस्ट है। गेट का मतलब है कि जो भी यहाँ पे हम चीज़ें सेंड कर रहे हैं, जैसे अगर मैंने गेट पे क्लिक कर दिया तो जो भी चीज़ें मैं सेंड कर रहा हूँ वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। जैसे ओके, मैंने इसे सेंड कर दिया, सबमिट। यहाँ पे ईमेल प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यहाँ पे ABC, या फिर मैं अपने वाला लिख देता हूँ। ओके, अब ये प्रॉपर है, तो जैसे मैंने सबमिट किया तो ये देखें हमारे पास ये डाटा सबमिट हो गया और गेट मेथड में सबमिट हो गया। अगली चीज़ जो हम इसमें बताते हैं, वो बताते हैं कि ये सारे का सारा डाटा जो है वो सबमिट हो रहा है तो किस जगह पे सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से करके लिखते हैं कि होम कंट्रोलर के अंदर कोई एक्शन है जिसका नाम है सेव डाटा तो ये उसको सबमिट होगा, ठीक है, जो भी है। तो अब हमें होम कंट्रोलर में जाना होगा, तो हमने अभी तक रजिस्टर का पेज बनाया था, अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो डाटा को सेव करवाएगा, तो वो हम नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी हम सिर्फ विजुअल को डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो हमें इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, तो मैं वीडियो को पॉज करके तो इसको डिज़ाइन करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा देर लगनी है। ओके, यहाँ पे मैंने कोड में कुछ चेंज किया है। मैंने कोड को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने मार्जिन को 8 पिक्सल कर दिया है, दूसरा फिर 2 BR के टैग, 2 लाइनें छोड़ने के लिए ब्रेक लाइन का टैग, फिर मैंने एक डिव क्लास रॉ बनाई जो कि एक लाइन बना देगी, फिर उसके अंदर मैंने एम्प्टी 4 कॉलम्स बना दिए, कॉलम मीडियम स्क्रीन के लिए 4, और फिर मैंने एक और मीडियम कॉलम बनाया और उसके अंदर मैंने कार्ड का कंट्रोल लगा के उसके अंदर फिर बाद में जाके मैंने फॉर्म का टैग बनाया, और जिसके अंदर मैंने एक्शन जो रखा, मैंने कहा कि होम के अंदर मेरा क्रिएट डाटा के फंक्शन होगा जो डाटा को प्रोसेस करेगा, और इसका मेथड मैंने पोस्ट रख दिया। उसके बाद मैंने इनपुट बनाया जो कि नेम और उनके वही नेम असाइन किए जो उनके नेम है, जैसे इनपुट टाइप नेम, और फॉर्म कंट्रोल रख दिया, और उनके कॉलम का भी कुछ साइज़ प्रोवाइड कर दिया। तो अब इससे हमारे ये सारे बना लिए, और इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल डाल दिए जो कि रेडियो कंट्रोल है, जैसे इनपुट टाइप रेडियो, और उनकी वैल्यूज़ मैंने डाल दी जो कि हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करेंगी। तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने 2 कंट्रोल एक्स्ट्रा ऐड किए हैं एडमिन के लिए, और एक और मैंने एंड पे लिंक लगा दिया कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट टू लॉगिन नाउ, तो अगर किसी का पहले से बना हुआ है तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है।
तो इसको लगाने के लिए सिंपल ए का टैग है, ए एच रेफ इज़ इक्वल टू वो वाला पेज की रेफरेंस हम देंगे कि वो किस कंट्रोलर में है और क्या उसका नाम है, तो हम उस पर चले जाएंगे। और इसी तरह से अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे वो ये है कि डाटा को सेव कैसे करना है। तो डाटा को सेव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट डाटा का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम होम कंट्रोल में जाएंगे और एक और एक्शन रिज़ल्ट बनाएंगे। तो इस बार मैं एक्शन रिज़ल्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया क्रिएट डाटा। जैसे वहाँ पे हमने जो भी रखा हुआ था सेम टू सेम रखेंगे, तभी वो डाटा प्रोसेस होगा, सेव डाटा। और क्योंकि ये डाटा जो है हमारे पास ये फंक्शन है, इसको कुछ डाटा भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो डाटा कौन सा है, हमें नेम मिल रहा है, हमें ईमेल मिल रहा है, पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड, फ़ोन एड्रेस। और यहाँ पे हमें ये इस तरह का डाटा जो मिल रहा है, हमने इसको रिसीव भी करना है। तो रिसीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे। जैसे स्ट्रिंग टाइप का उसको कोई नेम मिल रहा है, इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का कोई उसे ईमेल मिल रहा है जिसको उसने प्रोसेस करना है। और इस तरह से हम ये सारे के सारा स्ट्रिंग ईमेल और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी जो भी उसे मिल रही हैं, तो जो भी सारी चीज़ें थी मैंने यहाँ पे लिख दी। जैसे नेम है, फ़ोन है, एड्रेस है, एड्रेस के बाद उसे ईमेल मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, फिर कंफर्म पासवर्ड, इसका हमने सी पासवर्ड रखा हुआ है। और फिर टाइप के वो कौन सी तरह का यूज़र है, जैसे यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें पास कर रही हैं उनका एक नेम रखा है। जैसे नेम इज़ इक्वल टू टाइप, तो इसमें टाइप आ जाएगी। नेम इज़ इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस आ जाएगा। इस तरह सी पासवर्ड, जो भी हम चीज़ वहाँ पे रिसीव कर रहे हैं उसका कोई ना कोई नेम हमने यहाँ रखा हुआ है। अब सबसे पहले हमारी ये कोशिश होगी कि हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूज़र का ईमेल और पासवर्ड आपस में जो पासवर्ड उसने दोनों लिखे हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक चेक लगाएंगे। इफ़ हमने लिखा इफ़ उसका पासवर्ड जो है वो नहीं इक्वल टू किसके, नॉट इक्वल टू सी पासवर्ड, यानी उसका जो मेन वाला पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि दोनों फील्ड में उसने डिफरेंट पासवर्ड लिख दिया, तो ये गलत होगा। दोनों में सेम लिखना लाजमी था। तो हम इसे रिटर्न करवा देंगे कंटेंट, यानी उसे एक मैसेज दे देंगे रिटर्न कंटेंट। और कंटेंट के अंदर कंटेंट, और उस कंटेंट में हम उसे कोई स्ट्रिंग पास करवाएंगे। तो हम उसे एक जावास्क्रिप्ट पास करवा सकते, स्क्रिप्ट टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ, स्क्रिप्ट। और इसमें एक अलर्ट का मैसेज उसे शो करवा देंगे कि उसने जो भी किया है काम वो। यहाँ पे मैंने ये कोड लिख दिया कि अगर तो उसका पासवर्ड सेम नहीं है तो हम उसे एक अलर्ट का मैसेज शो करवा देंगे। स्क्रिप्ट के अंदर होगा कि पासवर्ड्स डू नॉट मैच, और विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैग में हम कर देंगे। मैं इसको मिनिमाइज़ कर ताकि आपको सारा कोड एक ही वक्त में नज़र आ जाए। तो ये हम उसे मैसेज दे देंगे। अगर ये ऐसा ना हुआ तो फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे, हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारे पास ये पहले से बना होगा। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले अब हमें क्या करना है, हमें क्लासेस ऐड करने हैं, यानी मॉडल्स ऐड करने हैं जो कि डेटाबेस में हमारी हेल्प करेंगे। तो मॉडल ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पर राइट क्लिक करना है। ऐड कंट्रोलर की बजाय इस बार हम करेंगे एडियो डॉट एंट्री डाटा मॉडल। अगर आपको ये यहाँ से ना मिले तो आप न्यू आइटम में जाएंगे। न्यू आइटम में जाने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ से अब डाटा पे क्लिक करेंगे। डाटा के बाद आपको ये मिल जाएगा एडियो डॉट नेट एंटिटी डाटा मॉडल, और आप इसका नाम रख लेंगे डीबी मॉडल के। ये डाटाबेस का हमारा मॉडल है। ओके, जैसे आपने इसका नाम डीबी मॉडल रख दिया तो अब आप इसे ऐड करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपने काम करना है, एंटी फ्रेमवर्क डिज़ाइनर करना है। तो हम कोड फर्स्ट फ्रॉम डाटाबेस के, डाटाबेस हमारी बनाई हुई है पहले से, हम उसमें से कोड जनरेट करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट किया तो वो आपको पूछेगा कि किस डाटाबेस से कनेक्शन बनाना है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से बनाना चाह रहे हैं। हम कंटिन्यू करेंगे तो वो पूछेगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या है। तो आपको अपने एसक्यूएल सर्वर का नाम यहाँ पे आना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे सर्वर का नाम तो मुझे आता है। और अगर आपको उसका नाम नहीं आता और आपने डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस से ये इंस्टॉल किया तो आप डॉट लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पे उसकी सारी डेटाबेस है। जैसे हमारे पास डीबी टेस्ट फेज़ के नाम से हमने डेटाबेस बनाई, तो हम इसको लेना चाह रहे हैं। तो हमने इसको ले लिया और इसको अटैच कर दिया। मैंने ओके किया। जैसे ही मैंने ओके किया ये पूछेगा कि इसके अंदर 3-4 टेबल हैं, तो क्या आप इसे तीनों टेबल्स को लेना चाह रहे हैं। ओके, तो ये मेरे एसक्यूएल सर्वर का असल में नाम है। आप यहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया हुआ तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इसका नाम मिल जाएगा। आप इसके नाम को कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं मैनुअली। जैसे प्रीवियस स्टेज में मैंने आपको यहाँ पे डालना सिखाया था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या है डॉट। अब डॉट की बजाय यहाँ पे अपने एसक्यूएल का नाम भी पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब करेंगे
तो हमारे पास ये बताएगा कि इसमें इतने टेबल्स बने हुए हैं, तो क्या आप सभी टेबल्स को लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास तीनों टेबल्स आ जाएंगे। मैंने क्लिक किया। तो इसके लिए कभी कभार आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो मे बी आपको इंटरनेट कनेक्ट करने की ज़रूरत हो, और कभी ऐसा होगा कि एंटी फ्रेमवर्क खुद ब खुद इसे ऐड कर देगी। अगर आपका कोई एरर आए तो आप इसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के बाद करेंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास बन गया जनरेटिंग डेटाबेस टाइम, जितना भी टाइम उसे लगा है, और ये हमारे पास कोड जनरेट हो गया इसका जनरेटिंग मॉडल 001 सेकेंड में उसने इसे बना दिया है। ओके, यहाँ पे मेरे पास ये डेटाबेस का मॉडल आ चुका है, जिसमें हमारे पास 3 टेबल है। टोटल कैटेगरीज़ का टेबल है, आइटम्स का टेबल है और यूज़र का टेबल है। आप इस फाइल को बंद कर दें और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। जैसे हमने जब यूज़र क्रिएट करना था तो हमारे पास यूज़र आईडी, उसका नेम, आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होती है प्राइमरी की जो हमने वहाँ पे बनाई थी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन और एड्रेस। इसके बाद टाइप, इमेज और जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे उसके लिए बनाई थी तो वो सारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके पास जो भी डेटाबेस आपने बनाई है, मे बी टेस्ट फेज़ में जो बनाई हुई डेटाबेस है, वो हो सकता है कि आपकी वो डेटाबेस अच्छी से आपसे ना बनी हो, तो फिर ये जो कोड आप कर रहे हैं ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने डेटाबेस में चेंजिंग है। तो आप ये कर सकते हैं कि मैंने आपको डेटाबेस के साथ एक स्क्रिप्ट फ़ाइल भी सेंड की थी, और जिसके लैपटॉप मैंने वो डेटाबेस की फ़ाइल इंस्टॉल कर दी हुई है, तो वो उस डेटाबेस को रेफ़र कर सकते हैं जिसका नाम DB स्वीट शॉप है। तो सबके लैपटॉप में ऑलमोस्ट मैंने ये कर दी हुई है। तो आप उस फाइल को जो है जब आप यहाँ से मॉडल बनाने के लिए क्रिएट करें, तो आप बजाय ख़ुद की फ़ाइल लेने के आप मेरे वाली डेटाबेस से कनेक्ट कर दें, तो इससे आपके पास ये वाले यूज़र्स आ जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के साथ हमने इसको फिर डेटा को सेव करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे वॉर। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यूज़र का यहाँ पे टेबल है, ये CS का क्लास है, हम इसको यहाँ पे कॉल करें। जैसे मैंने लिखा यू के नाम से या यूज़र के नाम से, किसी भी नाम से लिख देता हूँ। तो मैंने यूज़र के नाम से बना ली इक्वल टू न्यू, और फिर यहाँ पे मुझे बनाना है यूज़र। ओके, यूज़र करूँगा तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये मॉडल में एक यूज़र की क्लास है, यहाँ पे ये बन गया। और फिर इसके अंदर हमने वो जो सारी चीज़ें आई हुई हैं उन सबको लिंक करना है। जैसे इसमें कॉलम, एड्रेस का कॉलम है, फ़ोन का, तो जैसे पहले वाला नेम इज़ इक्वल टू, यानी जो भी उस क्लास का नाम है वो इक्वल टू हो जाए किस नाम के, ये जो हम यहाँ से लेके आए हुए हैं। ओके, और फिर हम कॉमा लगाएंगे और इस तरह से बाकी सारे करेंगे। तो इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें फ़िल कर दी। हमारे पास जो भी यहाँ पे आ रहा था वो सारा हमने फ़िल करने के बाद हमने एक पहले पासवर्ड को चेक कर लिया है, फिर हमने इसको चेक कर लिया है कि यूज़र इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नेम क्या है, फ़ोन क्या है, ईमेल क्या है। तो वो सारा जो वहाँ से हम सेंड करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। इससे अगला काम ये है कि हम पहले चेक करेंगे कहीं इस नाम से इस यूज़र को पहले से मौजूद तो नहीं है। तो हम यहाँ पे DB को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा वार चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक लिख देते हैं इज़ इक्वल टू, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता था, DB। तो हमारे पास DB नाम की कोई भी चीज़ नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, DB। और इसका एक ऑब्जेक्ट हम, क्योंकि इसे बार बार यूज़ करेंगे, तो हम पहले सबसे टॉप पे जाएंगे और ग्लोबली यहाँ कंट्रोलर के नीचे आके इस ब्रेस के अंदर हम यहाँ पे बना लेंगे प्राइवेट टाइप का एक DB मॉडल, और उसका नाम हम रखेंगे DB, और फिर इज़ इक्वल टू इसका होगा न्यू DB मॉडल। तो अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया DB के नाम से। अब DB के नाम से हम सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे अब मैंने लिखा है बार चेक करो DB के अंदर यूज़र्स के टेबल के अंदर के पहले से x गोज़ टू, हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू साइन लगाएंगे, x गोज़ टू x स्टार्ट, और फिर लिखेंगे यहाँ पे x स्टार्ट कोई भी मेंबर का नेम जो भी, जैसे हमारे पास DB डॉट यूज़र डॉट x गोज़ टू x डॉट नेम। तो इस नेम से इज़ इक्वल टू पहले से कोई यूज़र मौजूद तो ओके, यहाँ पे हम इस तरह से नहीं, हम सबसे पहले यूज़र डॉट फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट के हम फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट में चेक करेंगे x गोज़ टू x डॉट, पहले से कोई यूज़र ऐसा तो नहीं है जिसका ईमेल सेम वही हो जो अभी ईमेल हमारे पास आ रहा है। और दूसरी चीज़ और चेक करेंगे, एंड उसका रोल
यानी हमारे पास जो उसका टाइप है वो भी एक्स डॉट टाइप, वो भी इक्वल टू टाइप, यानी ऐसा यूज़र तो नहीं है कि जिसकी टाइप भी एडमिन है और ईमेल भी वही है। इसका मतलब कि एक यूज़र दो बार क्रिएट होने जा रहा है। तो हम यहाँ पे दो बार क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही हमारे पास ही हमें मिल जाएगा कि अगर हमारा इफ़ चेक इज़ इक्वल टू नॉट नल, इफ़ हम ये लगाएंगे और स्निपेट लगा देंगे साथ में। इफ़ आप लगाने के बाद आपको स्निपेट यूज़ करने के लिए आप सिंपल इफ़ लिखेंगे, यहाँ भी आ जाएगा। आप दो बार टैब प्रेस करेंगे तो ये खुद ही ऐसे बना देगा। तो आप लिखेंगे चेक इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होगा, हम उसे कोई मैसेज दे देंगे। यानी अगर ये बिल्कुल खाली ना हुआ, इस नाम इस ईमेल से और इस रोल से पहले से कोई यूज़र मौजूद हुआ तो ये खाली ना हुआ, तो हम इसे एक मैसेज दे देंगे कि ये यूज़र नेम पासवर्ड पहले से मौजूद है। जैसे ये वाला मैसेज हमने दिया तो हम इसी तरह का एक और मैसेज दे देंगे। मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे कहेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट या ईमेल विद सेम रोल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये यूज़र को मैसेज मिल जाएगा कि ये तो पहले से रजिस्टर है, आप दोबारा से इसी नाम का रजिस्टर नहीं कर सकते। और अब अगर ये भी इफ़ ना चलेगा तो रिटर्न कुछ भी नहीं होगा। तो हम नीचे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे डीबी के अंदर डाटा सेव करेंगे, डीबी डॉट से डीबी डॉट यूज़र्स डॉट ऐड और ऐड किसको कर देंगे, ये जो अभी अभी हमने बनाया था यू के नाम से यूज़र, तो हम डीबी डॉट ऐड यू और फिर डीबी डॉट सेव चेंजेस। ओके, जब ये सारा हमारा काम हो जाएगा तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे, यहाँ पे डबल क्वेश्चन लगा के कि यूज़र जो है वो रीडायरेक्ट कर जाए, यानी किसी और पे, जैसे अगर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली तो वो लॉगिन पेज पे चला जाए। हम इसे होम कंट्रोलर के लॉगिन के पेज पे ले जाएंगे। ओके, ये कोड आप देख लें। आपने अपना कोड ऐसे लिखना है, सबसे पहले आपने ये वाला लिखना है। अगर पासवर्ड उसका सेम ना हो फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपने डीबी मॉडल की क्लासेस बना लेनी है। फिर उसके बाद आपने चेक करना है ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है, और फिर उसके बाद डेटाबेस में सेव कर देंगे और सेव चेंजिंग कर देंगे और रिटर्न टू लॉगिन पेज। अब इससे आगे हमने जो काम करना है, हमें एक, जैसे हमने पहले रजिस्टर का पेज बनाया था, इस तरह से हमें एक लॉगिन का पेज भी बनाना है। और भी इस तरह से लॉगिन के पेज को भी चेक करने के लिए हमें बनाना है। तो इसको मैं जल्दी से कर दें। जैसे हमने एक रजिस्टर का पेज बनाया था, इस तरह से हम एक लॉगिन का पेज बनाएंगे। इसका नाम अब सिंपल मैं लॉगिन रख दूँगा। और अब ये काम मैं जल्दी से कर रहा हूँ। राइट क्लिक ऐड व्यू और ऐड MVC5 व्यू, लॉगिन के नाम से मैंने ये कर दिया। ओके, ये लॉगिन का पेज बन गया। इसको हमने वैसे डिज़ाइन करना है। तो लॉगिन के पेज में कितनी चीज़ें होंगी, सिर्फ दो चीज़ें होंगी कि यूज़र कौन सा है, उसका ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है और उसका टाइप क्या है। तो इसे जल्दी से मैं टाइप कर दूँ। इसमें भी सेम उसी तरह से कोड बनेगा जैसे हमने रजिस्टर के लिए। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लॉगिन का एक पेज भी बना लिया। उसी तरह से हमने वही सेम टेक्निक को यूज़ किया है। हमने इसको पैडिंग रखी है थोड़ी सी, उसके बाद एक रो बनाई और सेम उसी को मैंने समझ लें कि कॉपी कर लिया है। और इसमें सिर्फ दो चीज़ें मैंने दी हैं। इस बार मैंने दो चीज़ें दी हैं, ईमेल और पासवर्ड, और साथ में रेडियो बटन के उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह का नज़र आ रहा है। तो हम अब इसको रन करने के लिए यहाँ से लॉगिन नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लॉगिन का पेज आ गया। इसमें वही चीज़ें हैं। तो इसके नीचे मैंने वही लिंक लगा दिया कि अगर किसी का लॉगिन नहीं हो रहा तो रजिस्टर कर ले, अगर ऑलरेडी है तो यहाँ से वो जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो हम यहाँ पे कोई रजिस्टर करते हैं, जैसे हम लिखते हैं टेस्टिंग के नाम से कि अब हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग का डाटा, और यहाँ पे हमने इसका ईमेल ABC, यहाँ हम कुछ भी लिख दें, ABC ही लिख देते हैं, abc@gmail.com, पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3 और फिर पासवर्ड इज़ इक्वल टू 1 2 3। अगर हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ 1 लिख दिया, क्रिएट। तो यहाँ पे आ गया पासवर्ड्स डू नॉट मैच, वो हमारा जो वैलिडेशन था वो काम कर रहा है। तो हम वापस यहीं पे आ गए, नो थैंक्स किया। तो अब पासवर्ड वही लिख देंगे जो कि सेम हो। अब मैंने ये लिख दिया, ईमेल भी ये आ गई, ठीक है। इसका नाम टेस्टिंग है। अब हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो क्योंकि जैसा हमारा लॉजिक था कि ये सारे का सारा डाटा सबमिट करेगा सेव डाटा को, तो यहाँ पे हमारे पास सेव डाटा में क्रिएट डाटा में हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। अगर पासवर्ड गलत होगा मैसेज आ जाएगा, अगर ना होगा तो ये इवेंट बनेगा। फिर उसके बाद वो चेक करेगा पहले से मौजूद तो नहीं है।
और अगर नहीं होगा तो उसे सेव कर देगा और हमें ले जाएगा लॉगिन के पेज पे। अगर हम लॉगिन के पेज पे चले गए तो इसका मतलब कि डाटा सेव हो जाएगा। ओके, हमने फिल किया, हमने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो ये हमें लॉगिन के पेज पे ऑटोमेटिकली ले गया। ओके, तो इसका मतलब कि हमारा ये कोड सही काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए हम डाटाबेस सर्वर में जाएंगे और यहाँ पे हमने यूज़र में क्योंकि डाटा सेव किया, राइट क्लिक करके एडिट 200 रॉज, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं एग्जीक्यूट एसक्यूएल, तो ये देखिए हमारे पास यूज़र टेस्टिंग के नाम से था, ईमेल ये थी, पासवर्ड ये था। तो ये सारा डाटा हमारा, क्योंकि अभी तक हमने इमेज और बाकी चीज़ें नहीं लिखी थी इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन बाकी डाटा एंटर हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट काम करना है कि हमें ईमेल, जैसे वहाँ पे हम 5-7 चीज़ें लेके आ रहे थे तो ईमेल में सिर्फ 2 चीज़ें लेके जाएंगे और उसको लॉगिन करवाना है। ठीक है, ईमेल के लिए भी हम उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया था एक क्रिएट डाटा का, तो हम यहाँ पे वेरीफाई लॉगिन के नाम से एक बना लेंगे। तो मैं इसे एंड पे बना लेता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या कोड आएगा, ओके, इसमें हमारा कोड सेम उसी तरह से आएगा, लेकिन इस बार सिर्फ हम 3 चीज़ें लेके आएंगे। जैसे हमारा ये जो लॉगिन का पेज है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लेके जाता है होम के लॉगिन वेरीफाई के मेथड पे। तो होम के लॉगिन वेरीफाई के मेथड में 3 चीज़ें आ रही हैं, ईमेल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, टाइप आ रहा है। हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये ईमेल और पासवर्ड के अगेंस्ट कोई यूज़र है कि नहीं है। अगर तो कोई भी यूज़र ना हुआ है और रिकॉर्ड नल आ गया तो हम उसे कहेंगे ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट है आपका, और उसे वापस ले जाएंगे हिस्ट्री पे। उसके बाद अगर वो बिल्कुल सही हुआ तो फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे, अब हम चेक करेंगे, एल्स केस में आ जाएंगे, इसके बाद एल्स आ जाएगा। एल्स में आके चेक करेंगे कि हमारे पास तो 3 तरह के यूज़र हैं। तो यहाँ पे जो टाइप आई है वो टाइप इज़ इक्वल टू कस्टमर है, तो हम उसे कस्टमर के पेज पे ले जाएंगे। अगर वो मैनेजर है तो मैनेजर के पेज पे ले जाएंगे, अगर वो एडमिन है तो एडमिन के पेज पे ले जाएंगे, और अगर वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी हम एक डिफ़ॉल्ट व्यू में उसे होम इंडेक्स पे ही रखेंगे। अच्छा, अब हमें क्योंकि होम और कस्टमर का कोई पेज नहीं बनाया हुआ तो हम सबसे पहले पेज बना लेते हैं। पेज बनाना बहुत ही आसान है। अब इनके हम होम पेजेस डिज़ाइन करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। तो हम यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे। हमने क्या किया, जैसे पहले हमने इनके पेजेस डिज़ाइन नहीं किए, तो जैसे ये इंडेक्स है तो इंडेक्स के अंदर ही हम यहाँ पे आगे, तो हमने इसको डिज़ाइन करना है यहाँ पे इंडेक्स। और इसमें अब 3 तरह के पेजेस और बनाने हैं। जैसे हमारे पास एक पेज होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कस्टमर। ओके, और इसका हम ऐड व्यू करेंगे, MVC5 व्यू। ओके किया, और ये एक एम्प्टी व्यू बनेगा और इसका नाम कस्टमर होगा, ऐड हो गया। यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, इसका मतलब कि अगर कस्टमर हुआ तो वो लॉगिन हो जाएगा। इस तरह से हम बाकी सब के लिए भी बनाने हैं। तो एक कस्टमर के लिए है, एक एडमिन के लिए है, और एक फिर मैनेजर के लिए। ओके, तो मैंने ये तीनों बना लिए। एक का हमने पेज भी बना लिया हुआ और बाकी दोनों के हमने अभी पेज है नहीं बनाए हुए। तो मैंने ऐड व्यू सेम उसी तरह से एडमिन, और एक रह गया हमारे पास, और इसको भी मैंने बना लिया। एडमिन के बाद मैनेजर की बारी, तो ऐड व्यू, ऐड और ऐड। ठीक है, अब हम अगर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके देखें तो हमारे पास देखें एडमिन, कस्टमर और मैनेजर के व्यू भी बन चुके हैं, लेकिन हमने अभी इनको डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ बनाया हुआ है। अब हम अपने लॉगिन के कोड को वेरीफाई करेंगे कि लॉगिन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारे पास जो भी लॉगिन था उसको हम चेक करेंगे। अगर वो कस्टमर हुआ तो कस्टमर पे चला जाएगा, अगर मैनेजर हुआ तो मैनेजर पे चला जाएगा। तो हम इसको टेस्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोड किया हुआ है लेकिन बिल्ड नहीं किया हुआ। तो जैसे बिल्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए आपके पास, तो अब यहाँ से अब वो लगा दे। जैसे हमने ये लगाया था शायद ये वाला, ये, और इसका पासवर्ड था 1 2 3, और हम कस्टमर पर क्लिक करते हैं। तो अगर हम कस्टमर पे चले जाएंगे तो इसका मतलब कि हमारा ईमेल सही से काम करता। तो ये हम कस्टमर के पेज पे आ गए, तो इसका मतलब कि हमारा ईमेल और पासवर्ड, हमारा ईमेल का फंक्शन भी सही काम कर रहा है। तो आप लोगों ने इस तरह से ईमेल अब क्रिएट कर लिया। अब दूसरी बात यह है कि अगर ये एज़ अ कस्टमर, सिर्फ अभी तक मैंने इसको एज़ अ कस्टमर बनाया था, तो अभी हमारे पास और कोई यूज़र नहीं है, ना ही एडमिन के लिए है। हम और यूज़र बना सकते हैं। कहाँ पे जाके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और पहले सिर्फ कस्टमर के लिए बनाया था, अब मैनेजर के लिए भी एक अकाउंट पूरा बनाएंगे, फिर एडमिन के लिए भी बनाएंगे, और फिर उन सबको चेक करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टास्क हमारा आता है वो ये है, हमारे जो टेस्ट फेज़ वाइवा में जो बाकी चीज़ें उसने पूछी थी वो ये थी कि आपने एडमिन मैनेजर के लिए रजिस्ट्रेशन बनाना है। हमने बना लिया था, और हमने इसको बना लिया। ओके, और उसके बाद हमने ये वाला उसके लिए लॉगिन बनाना था, तो हमने बना लिया। अब जो तीसरा काम है वो इससे कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम वो उसे ऑटोमेटिकली करने लगे हैं।
अपलोड शॉप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बाय मैनेजर, ठीक है। तो अब मैनेजर जो है उसको हमने 3 कंट्रोल एक्स्ट्रा देने हैं कि वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैनेजर पे चले जाते हैं, मैनेजर, और इसके पास अभी कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AHF इज़ इक्वल टू कि मैनेजर चीज़ें ऐड कर सकता है। तो उसका भी हमने क्योंकि पेज नहीं बनाया हुआ तो पेज हम बाद में बना लेंगे। सबसे पहले हम इसे बटन बना देते हैं, ठीक है, और लिंक बाद में लगा देंगे। तो मैंने इसकी क्लास इज़ इक्वल टू BTN का मतलब बटन, और फिर मैंने लिखा BTN सक्सेस का नाम लिख देता हूँ इस बार। और सक्सेस में हम क्या करेंगे, इसका कोई भी नाम लिख, जैसे ऐड कैटेगरी, इससे वो या मैनेज कैटेगरी लिख देते हैं, मैनेज कैटेगरीज, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ऑपरेशन होंगे, कैटेगरीज, ओके। और इसी तरह से इसको मैनेज प्रोडक्ट का भी दे देते हैं एक और इसको मिल गया, और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, मैनेज आइटम्स या स्वीट आइटम जो भी आप लिखना चाहें। तो अब मैनेजर का पेज जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया। तो सबसे पहले हम मैनेजर की आईडी बनाएं जिससे हम इसे एक्सेस करेंगे। तो मैंने बना लिया डेवलपर, और इसके नाम से 1 2 3 पासवर्ड, और यहाँ पे भी 1 2 3, और यहाँ पे कुछ भी। तो एज अ मैनेजर आईडी बना ली, क्योंकि अब हमने एज अ मैनेजर आईडी बनाई है तो हम इसे एज अ मैनेजर ही लॉगिन करेंगे। तो इसमें अब जो आईडी मैनेजर वाली थी उससे लॉगिन करेंगे। शायद पासवर्ड हमने गलत लिखा, 1 2 3 लिखना था। ओके, हम एज अ मैनेजर आ गए। तो हमारे पास ये 3 जो हमने जो 2 बटन लगाए थे, मैनेज कैटेगरीज और मैनेज आइटम, अब इनके लिए हम कुछ कोड लिखेंगे। एक का कलर कुछ और कर लेते हैं, जैसे प्राइमरी, तो इससे ये ग्रीन हो जाएगा, और ये ब्लू हो जाएगा। प्राइमरी का मतलब ब्लू, सक्सेस का मतलब ग्रीन, डेंजर का मतलब रेड, और वार्निंग का मतलब येलो। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास ये जो चीज़ें बनाना है ये बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसको कैसे बनाएंगे, सिंपली अब हमें नए कंट्रोलर बनाना है। तो इस बार हम कंट्रोलर ऐसा बनाएंगे जिसमें सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली बनेंगे। जितना हमने डिज़ाइनिंग का काम या जो भी हमने पहले किया था अब हम उसे नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा। ऐड किया मैंने न्यू कंट्रोलर, और इस बार मैंने तीसरे वाला, पहले एम्प्टी वाला हम करते थे, अब हम तीसरे वाला MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बना देगा। तो अब मैं इसको मॉडल को असाइन करूँगा कि कैटेगरीज़ को बनाने के लिए मैंने क्लासेस बनानी है। तो मैंने इसे DB कंटेक्ट क्लास दे दी, DB मॉडल, और इसको कोई लेआउट जो भी हमारे पास है वो हम दे सकते हैं, और इसका नाम है कैटेगरी कंट्रोलर तो मैंने यही रहने दिया, मैंने ऐड किया। अब इसमें कुछ देर लगेगी क्योंकि ये इंस्टॉल कर रहा है निजट पैकेजेस को, जो कि इंटरनेट के थ्रू ही होगा। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। और पहली बार में जब हम इसको स्कैफोल्ड करेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा देर लगाएगा, लेकिन बाद में ये ख़ुद ब खुद होगा। तो हमने क्योंकि कैटेगरी कंट्रोलर के नाम से ये बनाया हुआ है तो हम अब लिंक दे सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी के नाम से। ओके, हमारे पास अब ये हो चुका है। अब इस नया कंट्रोलर, पहले हमारे पास सिर्फ एक कंट्रोलर था होम कंट्रोलर, अब एक नया कंट्रोलर बन गया जिसमें ऑटोमेटिकली सारा कोड पहले से मौजूद है। तो इस कोड को हम बाद में समझते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम एक और बना लेते हैं। एक और मैंने क्लिक किया, ऐड न्यू कंट्रोलर, तीसरे वाला कंट्रोलर ऐड किया, और इसका नाम हमने रखा, इस बार इसकी क्लास कौन सी है कि हमें आइटम्स को मैनेज करने के लिए बनाना है, तो हमने इसका नाम आइटम कंट्रोलर ही रहने दिया। ओके किया तो एक नया कंट्रोलर ऐड हो गया जिसमें ये भी सारी चीज़ें आ गई ओके, ये भी ऐड हो गया। तो हम इसको भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम मैनेजर को लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजर को जो हमने लिंक प्रोवाइड करने हैं वो इस तरह से हैं कि हमने किया हो स्लैश, अब इस कंट्रोलर का जो भी नाम है, इसके व्यूज़ का जो नाम है हम वो रख देते हैं, जैसे ये एक स्लैश लगा के ये के कैटेगरीज़ को ये डील कर रहा है और दूसरे वाला आइटम्स को डील कर रहा है। तो हम ये बना दिया, और इसको हम एक बार बिल्ड कर लेंगे। ये बिल्ड कर लिया। अब हम इसमें डाटा वगैरह ऐड करना सीखते हैं कैसे ऐड हो। ओके, जैसे ही हमने इसको बिल्ड कर लिया, बिल्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, हम ब्राउज़र में वापस जाएंगे और पेज को रिफ़्रेश कर लेंगे क्योंकि अब हमने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो जैसे ये आ जाएगा। अब पहले सबसे मैनेज कैटेगरी करूँगा। मैनेज कैटेगरी किया तो हमारे पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा जिसमें सारी कैटेगरीज होंगी। तो क्योंकि अभी तक तो हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई तो हम यहाँ क्रिएट पे, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड स्कैफोल्डेड व्यू है। हम एक नई कैटेगरी बनाएंगे, वो पूछेगा कैटेगरी का नाम, तो मैंने इसका नाम रख दिया, जैसे हमारे पास स्वीट आइटम में हो सकता है केक्स।
ओके। और इसकी इमेज क्योंकि अभी हम नहीं अभी कोड किया हुआ, क्योंकि टेस्ट फेज में हमें कोड करने का नहीं कहा गया, ये किया। और इसमें हम लिख देते हैं वेरी गुड केक्स, जो भी इसकी डिटेल आप लिखना चाहें। इसका स्टेटस ये क्या है, ये अवेलेबल है। क्रिएट, एक कैटेगरी बन गई। एक और बना लेते हैं, जैसे केक के साथ हमने लिखा कुछ और हम लिख देते हैं। केक के अलावा क्या हो सकता है, पेस्ट्रीज़। और पेस्ट्रीज़ में इमेज अभी हमें नहीं ऐड की हुई डिटेल में, और वेरी गुड पेस्ट्रीज़। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये जस्ट मैं टेम्प्रेरी लिख रहा हूँ। और इसका स्टेटस इज इक्वल टू अवेलेबल, की पेस्ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं। इसका बनाने का फ़ायदा ये है कि इसमें हमें सारी चीज़ें खुद से मिल गई। एक ऐसी बना रहा हूँ टेम्प्रेरी। ओके। अब यहाँ पे हम बाकी चीज़ें चेक करेंगे। जैसे ये है, तो अब इसमें के अंदर बटन लगे हुए हैं, एडिट भी हो सकती है। तो ये देखिए जो हमने किया, अब हम इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, सेव किया तो ये एडिट होगी हमारे पास, इसमें ये आ गया। इस तरह इसकी डिटेल देख सकते हैं, बैक किया और इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑपरेशन सही से काम कर रहे हैं। अब हम इससे नेक्स्ट काम करेंगे, वो ये है कि हम यहाँ से बैक जाएंगे। यहाँ से बैक असल में क्योंकि हमने उस पेस्ट्री को डिलीट कर दिया हुआ है, तो इसलिए उस पेज पे हम वापस नहीं जा सकते। तो अभी हम यहाँ से मैनेजर पे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। तो हम यहाँ से मैनेजर पे जाएंगे, क्योंकि मैनेजर के पास वो सारे कंट्रोल्स हैं। और मैनेजर जो है वो होम के अंदर है, ये आ गया। अब मैनेज आइटम्स, तो इसमें क्योंकि 2 कैटेगरीज ऐड की हैं तो आपस में लिंक्ड हैं। तो अब हम एक नई आइटम ऐड करेंगे। ओके, क्रिएट न्यू आइटम। और यहाँ पे देखिए क्योंकि 2 कैटेगरीज ऐड किया तो दोनों कैटेगरी खुद ही आ गई। यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिखता हूँ केक 1। इसकी सेल प्राइस है हमारे पास 1200। और कास्ट प्राइस हमें ये कितने का मिलता है, ये मिलता है हमें 1000 का। और इसकी MFG डेट जो भी है 12/12/12। ये भी आप खुद से अच्छी वाली डेट लिख सकते हैं। और इसकी इमेज अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि बाद में हम इस पर काम करेंगे। इमेज 2 नॉट अवेलेबल, टाइप इज़ इक्वल टू स्वीट। और क्वांटिटी हमारे पास ये कितने अवेलेबल हैं, तो ये अभी हमने 12 पीसीस हैं। रेटिंग इसकी 10/10 है। और इसकी डिटेल है वेरी गुड केक्स, या कुछ ऐसा वैसा। अब लिखिए स्टेटस इक्वल टू अवेलेबल। एक केक हमारे पास बन गया, ठीक है। इसको भी उसी तरह से हम एडिट डिटेल और सारा कुछ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और हम डेटाबेस में जाके इनका डाटा भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कैटेगरीज़ में डाटा आ रहा है कि नहीं। तो एडिट 200, तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज केक और पेस्ट्रीज़ बनाई थी, और आइटम में एक आइटम बनाया अभी तक, वो है वेरी गुड केक। तो ये हमारा ये सारा कंट्रोल बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस कोड को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह से काम है। इस कंट्रोलर में जाएंगे तो देखिए इस कंट्रोलर में कैटेगरी का कंट्रोलर, तो इसमें 4 है। क्रिएट का एक व्यू है, डिलीट का है, डिटेल का है, एडिट का है और इंडेक्स का है। और ये पेजेस ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, जैसे हमने खुद से बनाए थे लॉगिन का और रजिस्टर का पेज। अब कैटेगरी कंट्रोलर में होता क्या है कि सबसे पहले जब हम इंडेक्स पे क्लिक करते हैं तो वो सारी की सारी कैटेगरीज डेटाबेस में से निकालता है। ये डेटाबेस है, डेटाबेस में से सारी कैटेगरीज को निकालता है, उनकी लिस्ट यूज़र को प्रोवाइड कर देता है। जब हम डिटेल पर क्लिक करते हैं तो हम किसी आईडी की बात करते हैं कि हमें 5 नंबर वाली की डिटेल देखनी है, तो वो डेटाबेस में से वो 5 नंबर वाली कैटेगरी को फाइंड करता है और फिर उस कैटेगरी को व्यू में दिखा देता है। जब क्रिएट करते हैं तो पहले खाली व्यू हमें मिलता है, बाद में हमें उसकी कैटेगरी का नेम, प्राइस, जैसे हमने रजिस्टर में सारी चीज़ें लेके आए थे, और फिर हम डाटाबेस की कैटेगरी में उस कैटेगरी को ऐड कर देते हैं, फिर डाटाबेस में सेव कर देते हैं और इंडेक्स पे चले जाते हैं। और एडिट में भी हम इस तरह से करते हैं कि पहले डाटाबेस में वो डाटा पॉपुलेट करते हैं, फिर पॉपुलेट करने के बाद हम उसको एडिट करते हैं और फिर एडिट मोड में जाके db.entry की स्टेट को मॉडिफाई कर देते हैं। और डिलीट में सिंपल काम होता है कि हम उस कैटेगरी को फाइंड आउट करते हैं और फिर डाटाबेस में से उसे क्या कर देते हैं, हम पहले व्यू करवाते हैं यूज़र को कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। और जब हम कंफर्मेशन करते हैं तो डिलीट कंफर्म का मेथड चलता है, जो कि कैटेगरी को रिमूव का db.category.remove दिस वाली कैटेगरी। और फिर डाटाबेस का जो भी लिंक है हमारा ख़त्म हो जाता है इस तरह से। और आइटम में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से काम हो रहा है, लेकिन कॉलम इसके डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा आज का जो भी काम था कनेक्टिंग डाटाबेस और बैकएंड कोडिंग, ये भी कंप्लीट हो गया। हमने टेस्ट भी कर लिया और डाटा को पॉपुलेट भी कर लिया। आप इसको बनाएं, और अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप मुझसे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दें। हो सकता है ग्रुप में जो मैसेज आ रहे हैं मैं उन्हें रीड ना कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।